रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। गोद भराई और गोद भराई कहानी की लेखिका आज नहीं है, यहीं पर मंच पे है। उन्होंने आज सबका सम्मान किया। संध्या सिन्हा जी, संध्या सिन्हा जी के बारे में मैं ऐसा बताना चाहूंगी कि एक दिन मैं कुछ दिन पहले उनसे बात कर रही थी तो मुझे पता चला वो सिर्फ लेखिका नहीं है, वो एक नृत्यांगना है और इसके साथ नाटक भी करती है, वो एक अभिनेत्री भी है। एमए राजनीति का और उन सन 78 से 80 तक गिरजापुरी में प्रधानाचार्य का कार्य किया आपने। 2017 में आपकी तमाम सदियों में लिप्त औरत ये प्रकाशित हुई। 2019 में आईने से बची औरत प्रकाशित हुई और 2023 में सलीके से तही औरत उपन्यास प्रकाशित हुआ। तो अभी कहानी की ओर चलते हैं। कहानी है गोद भराई। गोद भराई की पार्टी है, एक छोटा सा संदेश है इस कहानी में भी। और आपको पता है हमारे भारतीय समाज में ऐसा है कि वैसे तो दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ ऐसा कुछ होता है कि शादी होती है, शादी से जुड़े मुश्किलें होती हैं, लेकिन भारतीय समाज में ऐसा कुछ ढांचा है कि लड़की के जन्म से ही उसकी शादी की बातें सोची जाती है और इसीलिए शायद वो ग्रेजुएशन तक पहुंच जाए उससे पहले ही तमाम रिश्तेदार, तमाम मोहल्ले वाले तरह की बातें करते हैं कि फलाने के साथ घूम रही थी, आज तो स्कूटी लेकर वो उछल रही है, क्या बात है। तो बहुत ही ऐसा कुछ माहौल है कि हमें जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, सोचने को मिलती है, समझने को मिलती है। इसलिए लड़कियां भी गंभीर हो जाती हैं और अपने माँ बाप के बारे में सोचने लगती हैं। तो कैसे सोच सकती हैं वो माँ बाप के बारे में? इसकी कहानी है गोद भराई और इस गोद भराई की पार्टी में आपका स्वागत है, लेकिन लिफाफे भरे होने चाहिए, नहीं आशीर्वाद से। जी, अगली कहानी गोद भराई, लेखिका संध्या सिन्हा। नमस्कार, मैं मिनी दीक्षित। कहानी गोद भराई, लेखिका श्रीमती संध्या सिन्हा। वो ना स्टेशन से घर आते आते मुझे रात के 11 बज गए थे। घर पहुंची तो भूख लगी थी तो खाना खाया और उसके बाद इतनी जोर की नींद आई कि किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं हुई। मम्मी आप कल बात करेंगे, इतना कह करके मैं सोने चली गई। और रात के करीब 2 बजे जब मेरी आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे मेरे बगल में लेटी दीपाली दीदी रो रही है। मैंने उससे पूछा भी कि क्या बात है दीदी, सो जाओ ना चुपचाप। तो वो प्यार से मगर दुख भरी आवाज में मुझे बोली, थकी होगी तुम, सो जाओ। और फिर करवट बदल के सोने का नाटक करने लगी। पर उसकी सिसकियों की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। अब तो मुझे टेंशन हो गई थी कि दीदी रो क्यों रही है, पर उनसे कुछ भी पूछ भी नहीं सकती थी। दरअसल दीपाली दीदी मुझसे 6 साल बड़ी है और मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। मुझे प्यार भी बहुत करती है, मगर अब मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। आखिर दीदी रो क्यों रही है? उन्हें तो खुश होना चाहिए कि 3 दिन बाद उनकी गोद भराई है। मम्मी ने ना मुझे कुछ दिन पहले ही फोन करके सारी बातें बता दी थी। वो तो बिना रुके बोली ही जा रही थी, अरे बेटा शिफाली, तुझे याद है ये वही लोग हैं जो रूपाली की शादी के पहले आए थे?
दीपाली क्या नाम, रूपाली, उसने कितने बढ़िया किस्से सुनाए थे। 2 घंटे तुम लोग उसको छटी थी। हाँ, वही लोग। फिर उनके घर से कोई जवाब नहीं आया था ना, तो हमने भी उम्मीद छोड़ दी थी। मगर अब वो लोग शादी के लिए राजी हैं। रूपाली को तो क्या ही बुलाऊं, तू आ जाना। तू दीपू के साथ रहेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। मुझे सारी बातें याद आ गई। लगभग 1 साल पहले की बात है। तब रूपाली दीदी की शादी नहीं हुई थी और मैं भी छुट्टी लेकर मणिपाल से घर आई थी। दीपू दीदी की शादी हो जाएगी, ये मम्मी पापा को पूरा भरोसा था। लड़के वाले उन्हें देख करके जो गए थे, पहले माँ, पिताजी, बहन आए थे, फिर भाई आया था, फिर चाचा, चाची और उनकी बेटी आई थी। फिर उनकी माताजी ने कहा था कि राजेश लड़की देख ले, उसके बाद रिश्ता पक्का समझिए। और अब मिस्टर राजेश आने वाले थे। मैं और रूपाली दीदी तो बहुत एक्साइटेड थे। मम्मी ने भी तरह तरह के पकवान बना लिए थे। पर रूपाली दीदी बिल्कुल तटस्थ थी। रोज की तरह कॉलेज जाने लगी तो मम्मी ने उन्हें टोक दिया, बेटा आज कॉलेज मत जाओ, लड़के वाले आ रहे हैं ना, तो पार्लर हो या फिर उपटन लगा के घर में ही नहा लो। मम्मी, आज कॉलेज में प्रैक्टिकल है, जाना बहुत जरूरी है और फिर वो लोग तो शाम को आएंगे, तब तक मैं आ जाऊंगी। दीपाली दीदी का इस तरह से होना हम लोग खूब समझ रहे थे। वो शायद 19 या 20 साल की रही होंगी जब से उनकी शादी की बातें चल रही थी। पहले तो दीदी शादी की बात सुनकर खूब एक्साइटेड हो जाया करती थी, खूब रोमांटिक हो जाती थी। पर फिर कई जगह बात नहीं बनी। कई जगह पे लड़के वाले उनको देख के गए और फिर बोले कुंडली मैच नहीं हो रही, लड़का भी करियर पे ध्यान देना चाहता है। एक ने तो ये तक कह दिया कि लड़का ना हमारा खाने पीने का शौकीन है, उसको घर पे बनी बनाई रोटी मिलनी चाहिए, लड़की ना शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी। इस पर मैंने बोल दिया कि आप बहू ढूंढ रहे हैं महाराज जी। बनी बनाई बात बिगड़ गई। मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी। मुझे बोली, शिवाली तू छोटी है तो बीच में मत बोला कर। मुझे क्या पता माँ बाप के ऊपर बेटी की शादी को कितना भार होता है, और फिर क्या फर्क पड़ता है अगर दीपाली शादी के बाद नौकरी करती ना करती, कम से कम रिश्ता तो अच्छी जगह पे हो जाता। ये सब बातें तुम नहीं समझती हो, मत बोला करो बीच में। हम लड़की वाले हैं, कहीं तो समझौता करना पड़ेगा ना। इस बात पर रूपाली दीदी मम्मी पर बिभर पड़ी। हाँ मम्मी, क्यों नहीं, दीपाली ने हर चीज में टॉप किया है और आज MSc करके इंटर के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाती है, और आप कह रही हैं शादी के बाद नौकरी छोड़ दे। ये कहाँ का न्याय हुआ? मेरी रूपाली दीदी ना सबसे बिंदास थी, दोस्ती यारी भी उनकी खूब थी। जब मन आता जिसको चाहता स्कूटर उठा के सब जगह घुमाया करती थी। कपड़े भी उनके सबसे निराले होते और बातें करने की तो वो क्या शौकीन थी। ऐसे किस्से सुनाती कि पूरा माहौल जम जाता। देखने में तो हम तीनों बहनें साधारण हैं, मगर रूपाली दीदी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। डांस तो वो ऐसा करती थी कि देखने वाला उनकी प्रतिभा की दाद देते नहीं थकता था, और फिल्मी गाने तो उनको एक से एक याद थे। बस इसी की वजह से उनका रिश्ता रिश्तेदारी में ही तय हो गया। मम्मी पापा चाहते थे कि दीपाली दीदी का भी रिश्ता तय हो जाए, तो दोनों बहनों की साथ में शादी करा दे। मेरी दीपाली दीदी ना रूपाली दीदी से बिल्कुल विपरीत थी। बात भी करती तो नाप तोल के। देखने में तो ठीक थी वो, नाप नक्श भी अच्छे हैं, पर अब भाग्य की ही बात है कि उनकी शादी नहीं हो पा रही। दरअसल दीपाली दीदी को ना लड़के वालों के सामने ये बनावटी हंसी हंसना दिखावा करना कुछ नहीं आता था। इसलिए हम तीनों बहनों को साक्षात्कार के समय मम्मी पापा साथ में बिठाते थे कि दीपाली दीदी सहज ढंग से बात कर सके। जब राजेश जी आने वाले थे ना, तो दीपाली दीदी सामने जाने को तैयार ही नहीं थी। यह 8वीं बार था जब उनका साक्षात्कार हो रहा था। फिर मम्मी ने उनको बहुत प्यार से समझाया कि बेटा, जब हम बाजार जाते हैं तो पहली ही दुकान से सामान नहीं खरीद लेते ना, और फिर ये तो जीवन भर का साथ है। लड़का लड़की एक दूसरे को समझ ले तो बहुत अच्छा रहता है। इस पर रूपाली दीदी फिर गुस्सा करने लगी कि हाँ लड़के वाले जो करे सब सही, लड़की की तो कोई इच्छा ही पसंद ही ना पसंद कुछ नहीं होता। मम्मी ने उनको भी समझाया कि बेटा, दीपाली को नहीं पसंद आएगा लड़का तो उसे विवश नहीं करेंगे। और मैं सब समझ गई। मम्मी पापा हर जगह यही कहते थे। पहले लड़के वालों से कहते थे कि आप हर बात से निश्चित हो जाइए, फिर लड़की देखिएगा। और जब बात नहीं बनती थी तो घर पर कहते थे, बेटा वहाँ ऐसी उम्मीद है, यहाँ से फोन आना बचा है, उन्होंने ये कहा था, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर राजेश जी जब
साक्षात्कार के लिए साथ में बिठाया गया। हाँ, दीपाली दीदी बाद में आई चाय नाश्ता लेकर। तब तक मैं और रूपाली दीदी चुगलबाजी में लगे रहे। राजेश जी भी ना खुद को हीरो समझ रहे थे, अपने कॉलेज के और ऑफिस के किस्से सुनाकर हमें इम्प्रेस करना चाह रहे थे। पर हम तीनों बहनें समझ रही थी कि कितनी बातें इनकी सच्ची हैं और कितनी पर साक्षात्कार तो दीदी का होना था ना, इसलिए हमने कुछ बोला नहीं। इसके बाद गाना बजाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। पहला गाना एज यूजुअल दीपाली दीदी ने गाया, फिर दीपाली दीदी भी सहज हो गई और उन्होंने भी बढ़िया सा गाना सुना दिया। दीपाली दीदी का गाना सुनते ही मिस्टर राजेश बोले, वाह क्या गाना गाती है, जैसे खुद तानसेन के खानदान से। खैर, हमने समझ लिया कि चलो 50% मामला तो यही सेट हो गया। इसके बाद मिस्टर राजेश उठे और देवी दीपू से बोले, चलिए हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं। पिताजी ना करने के मूड में थे, मगर मम्मी चहक के बोली, हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ, घूम आओ, बातें कर लो, एक दूसरे को अच्छे से समझ लो। लगभग 1 घंटे इन लोगों ने न जाने क्या बातें करी। फिर राजेश जी ने विदा ली और कहा, मेरी मम्मी आप लोगों से बात कर रही थी। अभी मिस्टर राजेश को गए हुए मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे। मम्मी ने दीपाली दीदी से पूछ लिया, बेटा कैसा लगा तुझे लड़का है, बताओ क्या क्या बातें करी। जैसा आप लोगों को लगा वैसा ही मुझे भी लगा। दीदी ने एक लाइन में अपनी बात स्पष्ट कर दी और अंदर कमरे में चली गई। पर मैं और रूपाली दीदी लगे रहे, क्या तो मस्त हीरो बन के आया था, चेकदार शर्ट अक्षय कुमार जैसी, धूप का चश्मा जॉन इब्राहिम जैसा और बालों की स्टाइल तो तौबा तौबा तौबा, क्या तो ढींगे हाँक रहा था। ऐसे ही 8-10 दिन बीत गए, उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो मम्मी ने खुद ही उनको फोन करके पूछ लिया, बहन जी शादी कब करने का इरादा है। तो उनकी अम्मा ने बताया कि राजेश अभी नौकरी ढूंढ रहा है दूसरी, कर लेंगे शादी, जल्दी क्या है। मम्मी निरुत्तर रही। बट रूपाली दीदी की शादी ना नियम समय पर होती, क्योंकि लड़के को अमेरिका जाना था और लड़के वाले मान नहीं रहे। दीपाली दीदी ने पूरे उत्साह से रूपाली दीदी की शादी की शॉपिंग कराई। शामियाना कहाँ लगेगा, हलवाई कहाँ से आएंगे, दीपाली दीदी ने हर चीज पापा को बताया। हर एक छोटे छोटे काम की लिस्ट बनाकर वो मम्मी को देती गई कि रिश्तेदार कहाँ रुकेंगे, सजावट कैसी होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर फिर भी मैंने रिश्तेदारों को कानाफूसी करते हुए सुना, बड़ी बेटी बैठी है और छोटी की शादी करा दी, बताओ। अरे जब लड़की कमाने वाली हो जाती है तो हर माँ बाप चाहता है घर में पैसे आते रहे, इसीलिए नहीं कर रहे होंगे। बहरहाल रूपाली दीदी की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। इसके बाद दीपाली दीदी को 1 हफ्ते के लिए सेमिनार में जाना था, तो उन्होंने अपने स्टाफ के सारे मित्रों को घर पर ही बुलाकर एक छोटी सी मीटिंग की। दीदी को उस दिन देखकर ना मैं बहुत इम्प्रेस हुई। वो हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से डिटेल ओपिनियन अपने सारे टीचर्स को दे रही थी, और कोई भी टीचर उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा था, सिवाय दिवाकर जी के। वो दीदी की हर छोटी छोटी बात के नोट्स बनाकर उनके साथ साझा कर रहे थे। फिर मैं और मम्मी उनके लिए चाय लेकर के पहुंचे, तो दिवाकर जी ने उनकी मम्मी के पैर छुए और अपना परिचय दिया कि वो पटना के रहने वाले हैं और यहाँ नौकरी के सिलसिले में पड़े हुए हैं। आज आपके हाथ की चाय मिल गई, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी तो गदगद हो गई, कहती बेटा जब खाने का मन हो घर आ जाए। दीपाली दीदी तटस्थ थी भाई, उनको ये दोस्ती यारी बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर दीपू दीदी 1 हफ्ते के लिए सेमिनार में चली गई और मैं वापस मणिपाल आ गई। 1-2 दिन के लिए बीच में आई थी घर, उसके बाद से अभी आना हो रहा है। सोचा था कि दीदी की गोद भराई होगी, कितनी खुश थी मैं। मगर रात में दीदी को रोता हुआ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अगले दिन सुबह उठकर उनके लिए एक बढ़िया सी चाय बनाई और उनके फेवरेट मग में लेकर उनके लिए पहुंच गई। अरे वाह बेटो, तूने चाय भी बना दी? हाँ दीदी, गर्मा गर्म अदरक वाली। ठीक है, बताओ कैसी है? आहा वाह। अच्छा दीदी ये बताओ ना, कल आप रो क्यों रही थी? अरे वो कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। बताओ ना दीदी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ, अब मम्मी से तुम्हारी शादी की बात शुरू कर देनी चाहिए। शेफाली,
शादी करना क्या जरूरी है? मैं शादी नहीं करना चाहती, पर तुम्हें याद होगा कि मम्मी हमारी रिश्तेदारी में एक बुआ का जिक्र करती थी कि बिन्नो बगैर ब्याहे रह गई, वो तो ठूठ हो गई थी। ठूठ क्या होता है दीदी? एक ऐसा पेड़ जिस पर सूरज की तपन न पड़ी, जो वर्षा की नन्ही बूंदों से सिंचित ना हुआ हो, जो पल्लवित ना हुआ हो, तो वो वृक्ष ठूठ हो जाता है। ऐसा ही हाल अनब्याही लड़कियों का है। स्वभाव में उनके कर्कशता आ जाती है, वात्सल्य और प्रेम उनमें रह नहीं जाता। ऐसा मम्मी का मानना है। पर दीदी, आप तो राजेश को पसंद करती हो ना? आप लोगों ने 1 घंटे क्या क्या बातें करी थी? पसंद नापसंद की बात नहीं है। मम्मी प्रसन्न तो मैं भी प्रसन्न। मैं तो किसी के साथ भी जीवन निभा लूंगी। जीवन साथी ऐसा मिलना चाहिए जो एक दूसरे की इज्जत करे, जो एक दूसरे पर विश्वास करे, किसी के भी आत्मसम्मान पर ठेस ना पहुंचाए। पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा दे या ना दे, इज्जत नहीं कर सकता तो कम से कम बेइज्जती तो ना करे। न कि सिर्फ अपने को ही समझे और चाहे कि पत्नी उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहे। पर दीदी, आप लोगों ने 1 घंटे बातें क्या की थी? क्या ही बातें करती मैं। वो तो बस अपनी डींगे हाँक रहा था। हम हनीमून पर यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, हम एक बड़ा घर बनाएंगे। आप तो कॉलेज में पढ़ाती हैं ना, आपके तो पुरुष भी मित्र होंगे। और भी बेहुदा बातें जो तुझे भी बताने वाली नहीं। सोच, जब कोई लड़का पहले से ही शक करे तो आगे क्या होगा? जी ये बताइए, आपने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? मेरी बिट्टो, अभी तू कुंवारी, बड़ी बहन कुंवारी रहे तो ठीक नहीं लगता। और फिर मम्मी पापा भी तो अपनी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हें पता है, मेरी शादी पर तो कार भी दी जा रही है। मैं तो चौंक गई। मम्मी पापा इतना खर्चा कैसे करेंगे? अरे देख, 9 बज गए। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे भी किसी काम से जाना है। इसके बाद मैं सीधा राजेश जी के ऑफिस पहुंच गई, उनके चरित्र का लेखा जोखा लेने। वहां पर जाकर के पता चला कि मिस्टर राजेश अब यहाँ काम ही नहीं करते। मैं वहां से निकल ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, शिफाली। मैंने पलट के देखा तो मेरी कॉलेज की सीनियर अलका थी। मैंने उससे पूछा, तू यही काम करती है? उसने कहा हाँ। तो मैंने उससे बस पूछ लिया कि क्या कोई मिस्टर राजेश यहाँ काम करते हैं, तू जानती है उन्हें? उसने पूछा कि तेरे रिश्तेदार है क्या? मैंने कहा ना बाबा ना, वो मेरे रिश्तेदारी में किसी से उनकी शादी की बात चल रही थी, उनके चरित्र का लेखा जोखा लेने यहाँ आ गई थी। फिर जो मुझे अलका ने बताया, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। अरे उसकी तो मौज ही मौज है। 15-20 लड़कियां देख चुका है, घर घर के पकवान खा चुका है, और यहाँ आके डींगे मारता है कि मेरी तो शक्ल ही ऐसी है कि लड़कियां मेरे ऊपर भंवरे की तरह मंडराती हैं। आया कहता है लड़कियां ना, लड़कियों की माँ सब खुशामद में लगे रहते हैं, सब मुझे तरह तरह के पकवान खिलाते हैं। अरे लड़कियां गाने तक सुना देती हैं। बड़ा मजा आता है यार। शादी तो करना ही है, पर उसके पहले सारे मजे तो ले लूं। साला छिछोरा है 1 नंबर का। मैंने अलका से पूछा कि वो तो कंप्यूटर इंजीनियर है, यहाँ किस डिपार्टमेंट में काम करता है?
उसने कहा काहे का कंप्यूटर इंजीनियर, सब प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के चले आते हैं और इनकी रिश्तेदारी में कोई नेतागिरी में होता है तो इनको आराम से नौकरी भी मिल जाती है सिफारिश पर। यहाँ पर कई दिनों से गैर हाजिर था, इसलिए हमारे प्रबंधक ने तो हाथ जोड़ लिए। तो उसके मामा जी ने, जो कि नेतागिरी करते हैं, उन्होंने कहीं टेम्परेरी फिट करवा दिया। मैंने अलका का शुक्रिया अदा किया और वहां से चली गई। मन खिन्न उठा था। फिर मैं वहां से सीधा दीदी के कॉलेज गई। कॉलेज में मुझे दिवाकर जी मिल गए। उन्होंने कहा तुम्हारी दीदी तो अभी क्लास ले रही है, तुम यहाँ बैठो आराम से स्टाफ रूम में, मैं चाय भिजवाता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपकी बहन की तो शादी होनी थी ना पटना में, हो गई? उन्होंने कहा हाँ हाँ आराम से हो गई, सब अच्छे से हो गया, बहुत ही अच्छा घर मिला है मेरी बहन को। पिताजी के ना रहने पर सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, पर अब मैं स्वतंत्र हूँ। मैंने उनसे यूं ही बोल दिया कि अब तो आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, माँ का भी कुछ यही ख्याल है। बड़ा ही नपा तुला सा जवाब मिला। तो मैंने उनसे पूछा, ये बताइए आपको मेरी दीदी कैसी लगती है? उन्होंने कहा तुम्हारी दीदी तो सर्वगुण संपन्न है, मगर मुझसे ये बातें क्यों पूछ रही हो? मैंने सीधा प्रश्न दाग दिया, आप मेरी दीदी से शादी करेंगे? इतनी ही देर के सन्नाटे के बाद वो बोले, हमारे घर का रहन सहन और तुम्हारे घर का रहन सहन बहुत अलग है, और फिर हमारी जात भी अलग है। आप क्या जात पात में मानते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। मेरी तो माता जी भी बहुत आदर्श वाली है। वो कहती है कि पति और पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। इसके बाद मैंने दिवाकर जी को प्रणाम किया और वहां से सीधा घर चली गई। घर पर आके मैंने दीदी को सारी बात बताई। उनका मन टटोला और फिर जाकर मम्मी पापा से बात करी। हमने बोला उनको कि राजेश जी को यहाँ बुलाएं, हमें उनसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। पहले तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए, पर हम दोनों बहनों के आगे उनकी चली नहीं। फिर आए राजेश जी हमारे घर। सुना है आप लोगों को मुझसे कुछ बात करनी, बताइए क्या बात? मिस्टर राजेश, आप कितनी लड़कियों के जीजा बनने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि 15-20 लड़कियां तो आपने देख ही ली हैं, घर घर के पकवान भी चख लिए हैं। आपने कभी ये सोचा है कि जिन लड़कियों को आप रिजेक्ट करते हैं उन्हें कैसा लगता होगा? देखिए, जब तक कोई लड़की पसंद ना आ जाए तब तक हाँ कैसे बोल सकते हैं? कंप्यूटर इंजीनियर हूं, पढ़ाई में पैसा लगा। हाँ, और फिर प्राइवेट कॉलेज में तो पैसा लगता ही है, तो क्या वो लड़की वालों के दान दहेज से पूरा करेंगे? लड़की की कमाई से नहीं होगा। और फिर आपकी नौकरी तो सोर्स सिफारिश से लगी है ना। आपको पता भी है कि एक लड़की को अपनी नुमाइश करते वक्त कैसा लगता है? अरे पर यही तो सिस्टम है, और आज से नहीं बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चला आ रहा है। जी नहीं, अब वो जमाना नहीं रहा। हमारे घर वालों ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। ये नहीं कि आजकल की तरह लड़का लड़की साथ में साल भर घूमते रहें और फिर किसी और से जाकर शादी कर लें। मैं भी शादी करूंगी, मगर अपनी पसंद से। यूं नुमाइश नहीं होने दूंगी समाज में अपनी। कमाल है, ये आप सब मुझे क्यों बता रहे हैं? जी इसलिए कि हम आपको गोद भराई में आमंत्रित नहीं कर सकते। आपके चरित्र का पूरा लेखा जोखा जो हमें मिल चुका है। ये क्या मतलब आमंत्रित नहीं कर सकते? मतलब ये कि हम आपसे रिश्ता तोड़ते हैं। उठिए और निकलिए। दीपाली, ये क्या बक रही है? बक नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, आपके जैसों से कोई शादी नहीं करेगा। उठाइए अपनी तशरीफ और बाहर निकलिए। उठाइए उठाइए, चलिए। और फिर दीपाली दीदी की शादी हो भी गई दिवाकर जी से।
वाकई बहुत इसमें मजा आया। आप भी शरीक हुए। और राजेश जी माफी चाहते हैं। आपका नाम है सोम गांगुली। जोरदार तालियां। दीपाली, ये है वैष्णवी भाटिया और शेफाली है सुनील दीक्षित। बहुत ही खूबसूरत दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से बुलाया जाएगा आपको। लेकिन इस वक्त मैं मंच पर किसी और को बुलाना चाहूंगी। संध्या सिन्हा जी ने ये कहानी लिखी, गोद भराई। वो कुछ अपने मन के उद्गार प्रस्तुत करना चाहती हैं। उन्होंने कहा था, तो मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी संध्या सिन्हा जी को कि वो यहाँ पर आए। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कहानी पसंद आई। वैसे मैंने 75 साल की उम्र के बाद ही साहित्य के क्षेत्र में बदलाव किया। मैंने बस कोई और कुछ नहीं। मैं रंगमंच की बहुत प्रेमी थी और रंगमंच को मुझे अभी भी लंदन से बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं संगम घोगड़ा जी, जो इन कहानियों को पेश कर रहे हैं। क्योंकि कल्पनाओं में कहानियां लिखना बहुत आसान काम है, लेकिन अपने सशक्त अभिनय से उसको जीवंत करना भी एक बहुत बड़ी कला है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, अभी इससे पहले जो मेरी कहानी थी नेता के लिए, जब मैंने लिखा था तो मुझे इतना नहीं लगा था, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। ये एक रिक्शे वाला कितना दुखी होता है या क्या है। तो इसके लिए तो मैं सही बात है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी संगम घोगड़ा जी को, विकास श्रीवास्तव, गोपाल सिन्हा और मैं सारे ही मंच के लोग। और उसके बाद मैं कहूँगी कि मंच के जो कलाकार हैं वे भी बहुत सशक्त हैं। इसमें मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और इस सबसे अच्छी बड़ी बात है कि मैं उम्र में तो जरूर बड़ी हूँ, लेकिन लेखिकाओं में मैं बहुत छोटी हूँ। इतनी बड़ी बड़ी वरिष्ठ लेखिकाओं से मेरा परिचय यहाँ हुआ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मैं वाकई मैंने कुछ चाहे 75 साल की उम्र में किया हो, लेकिन मैंने जरूर कुछ अच्छा ही काम किया। धन्यवाद। उससे पहले मैं दो लोगों को, बहुत ही खास लोगों को यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि वो ये सम्मान हम छोटे छोटे नेताओं को दे सकें। मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर असिस्टेंट डायरेक्टर आकाशवाणी डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव जी को। आप सादर आमंत्रित हैं इस मंच पर। और साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर मंच कृति समिति के अध्यक्ष गोपाल सिन्हा जी। गोपाल सिन्हा जी, मैं आपको बता दूं कि प्रकाश परिकल्पना भी गोपाल सिन्हा जी की है। तो गोपाल सिन्हा जी, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मंच पर पधारें और कलाकारों को ये छोटा सा स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मंच पर डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव, जोरदार तालियां और स्वागत करिए गोपाल सिन्हा जी का। मैं बुलाना चाहूंगी एक करके बहुत ही प्यारे कलाकारों को। सबसे पहले अर्चना शुक्ला जी। अर्चना शुक्ला जी मंच पर आए। साथ ही साथ अजय भंडागर जी। अर्चना शुक्ला जी, कल इन्होंने बरूरी की ईजा में बिल्कुल अपनी अभिनय में जान फूंक दिया था। ये है अर्चना शुक्ला जी। साथ ही साथ अजय भंडागर जी,
आज मेरे मंच पर मीता पंत जी। एक बार फिर बहुत सारे कहानियों में मंच में मीता पंत जी का सशक्त अभिनय हमने देखा। मीता पंत जी तालियों की गूंज थोड़ी सी कम है, क्योंकि देखिए कलाकार सबसे पहले देखिए कलाकार जो है सिर्फ ताली की गूंज से प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। मीता पंत जी मंच पर आते हुए और ये स्मृति चिन्ह अजय भटागर जी के नाम। उसके बाद गुरुदत्त पांडे जी को गुरुदत्त पांडे जी ये स्मृति चिन्ह डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव और गोपाल सिन्हा जी मीता पंत जी को प्रदान करते हुए और मंच पर आते हुए गुरुदत्त पांडे जी। इसके बाद मैं उन्हें बताना चाहूंगी जिनको मैंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया है कि वो बहुत अच्छे से उनकी साड़ी बांधने का सलीका मुझे बहुत पसंद है। रचना मुकेश टंडन जी। रचना मुकेश टंडन जी साहित्य से जुड़ी हुई और पुरानी बहुत ही खूबसूरत और बहुत सशक्त अदाकारा रचना मुकेश टंडन। और उसके बाद मंच पर बुलाना चाहूंगी उन्हें यूनिसेफ में अच्छी अदाकारा है बल्कि बहुत ही अच्छी नृत्यांगना भी है फरहाना फातिमा। फरहाना जी फरहाना जी मंच पर आते हुए और साथ ही साथ मैं बुलाना चाहूंगी अभिषेक सिंह जी को। इनके अभिनय में समय करते हैं आपको बिल्कुल शुरू फरहाना फातिमा जी स्मृति चिन्ह को प्राप्त करते हुए गोपाल सिन्हा जी और डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव मंच पर अभिषेक सिंह जी आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आ जाएं। क्या नहीं है आगे बढ़ते हुए और अगले जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो हैं बहुत बड़े शायर भी हैं और रेडियो से जुड़े हैं और नशकृति समिति से भी जुड़े हैं। अनवारुल हसन जी। अनवारुल हसन जी अनवारुल हसन जी मंच पर आते हुए और डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव और गोपाल सिन्हा जी उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए तालियां। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी तुहिना मेहरा जी को। खूबसूरत अभिनय की मलिका तुहिना मेहरा जी मंच पर आते हुए आपकी तालियों की बहुत ज्यादा दरकार है। एक मर्जी हुई अदाकारा तुहिना मेहरा। इसके बाद वो लड़की जब यदा कदा यहाँ पर रोज करती हुई नजर आएगी और फिर भी थकती नहीं नजर आती। कविता काव्या मिश्रा। काव्या मिश्रा जी काव्या मिश्रा जी मंच पर आते हुए तालियां। और अपने इंडेक्स को पार करती हुई शीलू मलिक जी। शीलू मलिक जी आप आमंत्रित हैं इस मंच पर। शीलू जी की अदायगी ने समय समय पर हमारा मन मोड़ दिया और ये स्मृति चिन्ह उनके लिए खूबसूरत था। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर करण चांदा जी। आप सादर आमंत्रित हैं मंच पर। करण चांदा खूबसूरत अभिनय सशक्त भूमिकाएं। करण चांदा तालियां। बहुत
शुक्ला पैकेट डबल धमाल प्यारे से हेमंत शुक्ला। हेमंत शुक्ला इस सेट पर हमेशा गुजरते नजर आते हैं, लेकिन इन्हें अपनी लाइफ पूरी तरह से याद रहती है। अभी आप देखेंगे बहुत ही अनइंस्पायरिंग व्यक्तित्व वाले हेमंत शुक्ला। तेरे लिए बहुत ही खूबसूरत एल्बम है, सच में। एक बार जोरदार तालियां सारे रचनाओं के लिए, सभी रचनाओं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब इतने दिनों से हमारा मनोरंजन कर रहे हैं इसके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, खास धन्यवाद डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव जी का और गोपाल सिन्हा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई आप लोगों को। मंच पर फिर से आपको बुलाया जाएगा। बहुत बहुत